Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all respected students. I welcome all of you on behalf of Oriental College of Science and Commerce Atak. My name is Muhammad Mujahid Riyaz. I am your lecturer of the book Principle of Accounting. We are going to study Principle of Accounting for ICOM Part 2. Our chapter is Accounts from Incomplete Record, which is mainly known as Single Entry System. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं ICOM 1 में आप पढ़ चुके हैं डबल एंट्री सिस्टम. इसका ऑपोजिट या इसका समझें कॉन्ट्रा होगा, जो दूसरा काउंटर पार्ट है वो दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम. बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम की जो डेफिनेशन है, इट शोज अस द सिस्टम विच फॉल्स शॉर्ट according to double entry system is called single entry system. जो डबल एंट्री सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर कोई भी सिस्टम उसको फुलफिल नहीं कर सकता तो वी आर नो चॉइस दैट वी मे से दैट दिस इज सिंगल एंट्री सिस्टम. व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? In double entry system, both aspects of transactions are recorded, either debit and credit. बेटा ये बात सबको पता होनी चाहिए कि डबल एंट्री सिस्टम जो एक कंप्लीट अकाउंटिंग का सिस्टम है, उसमें दोनों एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड किए जाते हैं. मिसाल के तौर पे अगर कोई बिज़नेस शुरू होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो उसकी जब एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है. ये दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गए, डेबिट भी और क्रेडिट भी. जबकि इसके अपोजिट लिखा हुआ है, बट इन सिंगल एंट्री सिस्टम sometime only one aspect of transaction is recorded and sometime no aspect is recorded. ये सिंगल एंट्री सिस्टम स्मॉल स्केल बिजनेसेस में काम करता है, जहाँ पे फर्म्स जो हैं, जो इदारे हैं, वो अपनी ज़रूरियात के तहत चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं. जो जो चीज़ें उनको ज़रूरत होती हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिनकी ज़रूरत उनको नहीं होती उनकी वो रिकॉर्डिंग ही सिरे से नहीं करते. तो जो मेन डेफिनेशन है, आप ज़रा टॉप पे आ जाएं. ये द सिस्टम विच फॉल्स शॉर्ट, जो सिस्टम कम रह जाएगा डबल एंट्री सिस्टम से, उसको क्या बोलेंगे? सिंगल एंट्री सिस्टम. गुड. अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. इस सिस्टम के तहत देखें, अकाउंटिंग है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट. अकाउंट्स या अकाउंटिंग किस पर्पज़ के लिए की जाए? अल्टीमेट पर्पज़ या अल्टीमेट गोल ऑफ doing accounting is to ascertain the profit or loss. कोई भी चीज़ जिसका नतीजा नहीं होगा और वो अमल अगर किया जाए तो वो फ़ायदेमंद भी नहीं है और उसका कोई यूज़लेस एक एक्टिविटी बन जाती है. आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, आपके नताइज आएंगे आईकॉम के, उसके बाद आप अगली क्लासों में प्रमोट होंगे. अगर ये नताइज बीच में से निकाल दिए जाएँ तो सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है. इसी तरह अकाउंटिंग हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी एन आउटकम. वो आउटकम किस सूरत में, अकाउंटिंग किस सूरत में आउटकम देती है, रिजल्ट किस सूरत में देती है? नफ़े या नुकसान की सूरत में. तो हमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स चाहिए होंगी सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत नफ़े या नुकसान तक पहुंचने के लिए? उसमें जो सबसे पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ टर्म्ड एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ये बनाई जाती है साल के शुरू में. दूसरी जो स्टेटमेंट है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फेयर, लेकिन ये साल के एंड पे बनाई जाती है. और तीसरी स्टेटमेंट को बोला जाता है जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अब हम देख लेते हैं कि इन स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत होगी. ये फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का. इसमें जो लेफ़्ट साइड पे एसेट्स आ जाएंगे, इट इज़ लाइक बैलेंस शीट. ये भी हम इसमें पढ़ेंगे एंड पे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ फेयर एंड बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट जिस तरह की ये शक्ल नज़र आ रही है, इसी तरह की शक्ल बैलेंस शीट की भी होती है. बट आज हम स्टडी कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फेयर, तो अभी फ़िलहाल इसी के ऊपर बात करेंगे. टॉप पे आप जिस तरह फॉर्मेट मेन बताया जाता है, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम और जिस तारीख पे स्टेटमेंट बन रही है. तो ये चूँकि स्टेटमेंट 1 जनवरी 2015 यानी कोई भी आपने ईयर अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया, स्टार्ट ऑफ द ईयर जिसको हम कहेंगे, वो बन रही है, तो उसको ये स्टेटमेंट ऑफ ईयर ओपनिंग कहेगी, कहलाई जाएगी. अब इसके लेफ़्ट साइड पे जो एसेट्स हैं, राइट साइड पे लाइबिलिटीज़ हैं. अब इसमें
तमाम ओपनिंग एसेट्स, यानी साल के शुरू का जो डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा क्वेश्चन में वो हम यहाँ डाल देंगे, उनमें से जो जो एसेट्स अवेलेबल होंगे। और इसी तरह राइट साइड पे तमाम साल के शुरू की लाइबिलिटीज़ लिख दी जाएंगी। अब आपको पता है एक स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब अगर एसेट्स भी अवेलेबल हों और लाइबिलिटीज़ भी अवेलेबल हों तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो जो आंसर निकलेगा दैट विल बी टर्म्ड एज ओपनिंग कैपिटल। और यही फाइंड आउट करने के लिए ये स्टेटमेंट बनाई जाती है। नीचे लिखा हुआ है ओपनिंग कैपिटल के नीचे, ये देखें आप, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मीन्स ये आंसर है ओपनिंग एसेट्स का टोटल माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज़ का टोटल, जितने भी होंगे उनका जो सम निकलेगा, जो आंसर निकलेगा, ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये आंसर आएगा। नीचे मैंने नोट डाल दिया कि ये जो स्टेटमेंट जो अभी हम बना रहे हैं साल के शुरू में स्टेटमेंट ऑफ ईयर, ये इस पर्पज़ के लिए बनाई जाती है कि ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। और अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, इफ़ ओपनिंग कैपिटल इज गिवन इन क्वेश्चन देन दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, फिर ये स्टेटमेंट बनाने की कोई ज़रूरत रह नहीं जाती। इसी फॉर्मेट के तहत, सेम फॉर्मेट, थोड़ी सी डिफरेंस है, स्टेटमेंट ऑफ ईयर क्लोजिंग बनेगी, एसेट्स आएंगे, लाइबिलिटीज़ आएंगी, टॉप पे स्टेटमेंट का नाम आ जाएगा, ABC एंड कंपनी, एक फर्जी नाम ले लिया, स्टेटमेंट का नाम ले लिया, स्टेटमेंट ऑफ ईयर्स एज ऑन। अब ये साल के एंड की स्टेटमेंट है तो ये है 31/12/2015, वो साल की शुरू की थी 1 जनवरी, ये साल के एंड की। डेट्स वेरीफाई चेंज हो सकती हैं, वेरिएबल हो सकती हैं, ईयर चेंज हो सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ पे भी एसेट्स ही आने हैं अगर आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तमाम क्लोजिंग साल के एंड के एसेट्स आएंगे लेकिन विद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती हैं अगर आपको याद हो तो डेप्रिसिएशन हो सकती है, इसके अलावा कोई अगर आपने किसी से कोई पेमेंट लेनी थी उसके ऊपर आपने कोई इंटरेस्ट लेना है वो हो सकता है, जो पेंडिंग रह गया, प्रीपेड रेंट्स वगैरह हो सकते हैं, तो वो तमाम एडजस्टमेंट भी यहाँ आएंगी। एसेट जितने भी होंगे अगर उनकी कोई एडजस्टमेंट है तो वो भी उसके साथ लिखी जाएगी। चूँकि ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, तो सिर्फ एडजस्टमेंट इसी जगह पे रिकॉर्ड होगी, उसका दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। वैसे एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। इसी तरह आप राइट साइड पे लाइबिलिटीज़ भी सारी की सारी क्लोजिंग डालेंगे और उनके साथ अगर कोई एडजस्टमेंट, यानी अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पेंडिंग है, कोई रेंट आउटस्टैंडिंग रह गया हुआ है, तो लाइबिलिटीज़ की भी अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो लिखेंगे। अगेन वही फार्मूला, एसेट्स अवेलेबल हो जाएंगे, टोटल निकल आएगा, लाइबिलिटीज सारी अवेलेबल हैं, टोटल निकल आएगा। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज अवेलेबल हों तो आंसर क्या आएगा? वंस अगेन यस। जो कैपिटल अब निकलेगा इट विल बी टर्म्ड एज क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। एसेट्स का टोटल अवेलेबल होगा, लाइबिलिटीज का टोटल अवेलेबल हो जाएगा, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे तो जो जवाब आएगा दैट विल बी टर्म्ड एज क्लोजिंग कैपिटल। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको नोट कर रहे हैं किसी रफ रजिस्टर पे तो आप ये वीडियो को वहाँ रोक के स्टेटमेंट ऑफ ईयर ओपनिंग बना लें अपने रजिस्टर पे, यहाँ रोक के स्टेटमेंट ऑफ ईयर क्लोजिंग बना लें। इसी तरह जिस तरह पिछली स्टेटमेंट में हमने नोट दिया कि अगर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर अवेलेबल है तो ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर तैयार नहीं होगी। इसी तरह अगर क्लोजिंग कैपिटल, this statement help us to find out closing capital. If closing capital is given in question then this statement is not required to prepare. अगर closing capital available होगा तो ये statement भी नहीं बनेगी। एक दो सवाल आएंगे आपके बुक में जिनमें ओपनिंग कैपिटल भी दिया होगा, क्लोजिंग कैपिटल भी दिया होगा, तो फिर ये जो 2 स्टेटमेंट मैंने अभी आपको पढ़ाई ये बनाने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। ओके जी, लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि राइट साइड पे एक कॉलम बनेगा, ऊपर स्टेटमेंट कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम है जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये भी साल के एंड पे तैयार होती है। इसका सिंपल फार्मूला है कि सबसे पहले आपने लिखना है साल के एंड पे जो आपने अभी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर से कैपिटल निकाला वो लिख देंगे। क्वेश्चन में दी होंगी ड्राइंग्स वो उसमें ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके अलावा तमाम चीज़ें, वो तमाम चीज़ें कौन कौन सी हैं? स्टेटमेंट ऑफ ईयर ओपनिंग से निकला हुआ ओपनिंग कैपिटल। अगर सवाल के अंदर ये बताया गया है कि ऑनर ने मिड ऑफ द ईयर या ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द बिजनेस कोई कैपिटल इन्वेस्ट किया है, एडिशनल कैपिटल इसको बोलते हैं, वो भी माइनस कर लेंगे। और अगर सवाल में ये जिक्र किया गया होगा इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर लगना है तो वो भी यहाँ से माइनस कर लेंगे। ये 5 चीज़ें लिखने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा इस राइट साइड के कॉलम में,
अगर वो आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो देन इट विल बी टर्म्ड एज नेट प्रॉफिट, और अगर वो आंसर नेगेटिव आएगा तो इट विल बी टर्म्ड एज नेट लॉस। तो यहाँ पे फैसला हो जाएगा जी प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तीनों जगहों पे जहाँ जहाँ स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो रही हैं उनको पॉज करके वीडियो को अपनी बुक के ऊपर या नोटबुक के ऊपर आप इसके स्टेटमेंट्स बना लें, एक रफ बना लें पैटर्न। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपकी बुक के हिसाब से जो भी आपकी बुक का पहला क्वेश्चन होगा तो उसे अटैम्प्ट कर लेंगे। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और दुआओं में जहाँ पे आप वालिदैन के लिए दुआ करते हैं अपने असातिज़ा को भी दुआओं में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।